प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूले पर। ठीक, तो प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला क्या है, इसको कैसे हम ड्राइव करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि आप प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूले को ड्राइव या प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला। ठीक है, तो हम इसको ड्राइव करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, शेयर एडजस्ट कर लेते हैं। लिखते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रिलेशन फॉर्मूला या फिर रेडिएशन फॉर्मूला। आप रिलेशन फॉर्मूले की जगह रेडिएशन वर्ड यूज करेंगे तो सही रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी, रेडिएशन फॉर्मूला है ना। रेडिएशन फॉर्मूले को फाइंड आउट करने के लिए वी विल कंबाइन द एवरेज एनर्जी of an oscillator ठीक है, of an oscillator with the number of oscillators per unit volume of the radiation। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूले को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं एवरेज एनर्जी ऑफ एन ऑस्किलेटर विद द नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम कितने ऑस्किलेशन हो रही हैं, उनका एवरेज एनर्जी है ना। thus the number of radiation या number of radiation oscillators per unit volume lying in the frequency range frequency को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। फ्रीक्वेंसी हमने वाली है न्यू, रेंज है तो न्यू टू न्यू प्लस डेल न्यू। ठीक है, क्लियर हुआ। देन मतलब इस फ्रीक्वेंसी रेंज में आपका लाई करेगा रेडिएशन ऑस्किलेटर पर यूनिट वॉल्यूम। देन n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन c की पावर 3 d न्यू। फर्स्ट इक्वेशन हमारी होगी। ठीक, अब उसके बाद सिंस वी नो दैट हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, ई एन इक्वल्स टू, यानी कि एन नंबर ऑफ अगर ऑस्किलेशन है तो एनर्जी ई एन क्या होगी, एन एच न्यू, जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, क्योंकि एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी या एक फोटोन की एनर्जी जो होती है एच न्यू होती है। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो जाएगी। ठीक है, एंड एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक्स oscillator is E एवरेज, ये एवरेज का हमने साइन यहाँ पे लिख दिया है। अगर हम, क्योंकि हमने ऊपर लिखा है एवरेज है ना, तो E एवरेज इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। दैट्स द प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। उसके हेल्प से हमने यहाँ पर एवरेज एनर्जी फाइंड आउट कर ली है। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड हो जाएगी। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, देन वी गेट, अगर हम पहली इक्वेशन को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलेगा ई बार डॉट एन इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 इंटू 8 पाई
न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब इंटू डी न्यू। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इस टर्म को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई न्यू डॉट डी न्यू, यानी कि हम जो फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, उसकी टर्म में अगर हम लिखना चाहते हैं तो आप इस टर्म को ई एवरेज डॉट एन को रिप्लेस करके ई न्यू डॉट डी न्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा ई न्यू डॉट डी न्यू इक्वल्स टू, आपके पास आ जाएगा 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब, ठीक है, इंटू डी न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, मैंने इसको बंद कर दिया है बॉक्स। तो ये आपका प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला हो जाता है इन टर्म ऑफ द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी न्यू आपने यूज किया हुआ है। अगर यहीं पे हम इसको इन टर्म ऑफ द वेवलेंथ लिखना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आगे लिखेंगे टू एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट क्या होता है फॉर्मूला, न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप पीछे की स्लाइड पे जाएं हम, तो आपके पास न्यू है एक टर्म और एक डी न्यू है, तो आप डी न्यू भी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं इसका डिफरेंशिएट कर देता हूँ तो यू गेट डी न्यू इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, क्योंकि आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पर डी न्यू, क्योंकि वेरिएबल तो आपका सी है, तो लैम्डा के रेस्पेक्ट में यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस सी अपॉन लैम्डा का स्क्वायर इंटू डी लैम्डा, क्योंकि लैम्डा की फॉर्म में आप लिख रहे हैं और लैम्डा एक वेरिएबल टर्म है यहाँ पर, तो इसलिए जब आप डिफरेंशिएट करेंगे लेफ्ट साइड और आप जब डिफरेंशिएट करेंगे राइट साइड, तो सी तो कांस्टेंट है, तो सी तो आपका ऐसे ही रहेगा, लेकिन लैम्डा अपॉन में है तो लैम्डा की पावर -1 है, तो इसलिए जब हम करेंगे तो -1 यहाँ पर आ जाएगा, लैम्डा की पावर -2 हो जाएगा डी लैम्डा, और उसको हम लैम्डा बाई 2 लिख सकते हैं अपॉन। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज आप पुट कर दीजिए जो पीछे हमने वैल्यू फाइंड आउट की है वहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, पीछे हमारे पास आया है ई न्यू डॉट डी न्यू इक्वल्स टू 8 पाई न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब डॉट डी न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। तो यहाँ पर हम दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो यू गेट माइनस ई लैम्डा, क्योंकि लैम्डा की फॉर्म में आपको लिखना है डी लैम्डा इक्वल्स टू 8, सॉरी एच यहाँ पर छूट गया है, एच भी मैं लिख लेता हूँ, तो 8 पाई एच अपॉन सी क्यूब, क्योंकि न्यू की वैल्यू हमें पुट करनी है, दैट्स द सी क्यूब लैम्डा क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक है, इंटू 1 अपॉन, ये ऐसे ही रहेगा, ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर हम इसको भी, यहाँ पर न्यू की वैल्यू भी पुट करेंगे तो सी अपॉन लैम्डा आ जाएगा, यहाँ पर सी आएगा के टी लैम्डा, इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, -1 इंटू डी न्यू की वैल्यू पुट करेंगे, यू पुट माइनस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। ठीक है, मैं यहाँ पर और सही से लिखूंगा इसको, सी की पावर क्यूब से सी की पावर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, देन यू गेट 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 इंटू 1 अपॉन ई की पावर एच सी, आप यहाँ पर एच सी लिखेंगे, अपॉन के लैम्डा टी माइनस 1 इंटू डी लैम्डा, और ये माइनस आपका यहाँ पर है, ये है माइनस ई लैम्डा डॉट डी लैम्डा, तो लैम्डा माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, देन फाइनली यू गेट ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा इक्वल्स टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 इंटू 1 अपॉन ई की पावर एच सी अपॉन के लैम्डा टी माइनस 1 इंटू डी लैम्डा। तो दिस इज द प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला इन टर्म ऑफ द वेवलेंथ। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कहीं पर भी नहीं होगी, वेवलेंथ यहाँ पर आपको हर जगह, ठीक है, यानी कि न्यू की जगह हमने रिप्लेस कर दिया है, या इन टर्म ऑफ द लैम्डा हम फॉर्मूले को कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला है जो आपको से बार बार एग्जाम में पूछा गया है और प्रूफ कराया गया है कि आपका प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला प्रूफ कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो कितनी हद तक सही है। ठीक है, चलिए इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए अब हम पढ़ने वाले हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, क्योंकि आगे के जो टॉपिक्स हैं वो इस टॉपिक के बिना अधूरे हैं, अगर इस टॉपिक का आपको नहीं पता है तो आगे के टॉपिक पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है,
तो इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जो डी ब्रोगली हैं उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया, जैसे आपका वेव ट्रेवल करती है तो उसकी कुछ वेवलेंथ होती है। तो वैसे ही इन्होंने कहा कि जो मैटर है या जो कोई पार्टिकल है अगर वो मूव कर रहा है तो उसका डुअल नेचर होगा। ठीक है, डुअल नेचर मतलब कि वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी भी लेकर चलेगा और एज वेल एज द वेव प्रॉपर्टी भी लेकर चलेगा। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उनके लिए उस पार्टिकल के लिए इन्होंने एक वेवलेंथ का फॉर्मूला दिया। अभी तो हमें पता चलेगा कि कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से और उसकी वेवलेंथ हम फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट मीन्स इट लाई इन नेचर ऑफ द वेव। वो कंटेन करके चलता है नेचर ऑफ द वेव भी। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर डी ब्रोगली proposed that a material particle such as an electron, proton, etc. कोई भी मूवेबल पार्टिकल etc. might have a dual nature just as light wave। ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टिकल है जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या फिर कोई भी मूवेबल पार्टिकल हो, वो डुअल नेचर को लेकर चलेगा और जो डुअल नेचर होगा वो एज द नेचर ऑफ द लाइट वेव रहेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली hypothesis, each material particle in motion behaves as wave and the wavelength lambda associated with any moving particle of momentum p, mass and velocity, यानी कि ये तो होता है मास इनटू वेलोसिटी है ना, is given by यानी कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहता है कि कोई भी पार्टिकल जो मूव कर रहा है किसी एक वेलोसिटी से, यानी कि मोशन में है किसी एक वेलोसिटी के साथ, उसकी वेवलेंथ लैम्डा होगी, या उसके साथ जो वेव एसोसिएट हो रही है उसकी वेवलेंथ लैम्डा होगी अगर वो पार्टिकल मूवमेंट में है, पी मूवमेंट, यानी कि उसका कुछ मास है और वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, या फिर हम बोल सकते हैं एच अपॉन एम वी। वी इज द वेलोसिटी। तो ये आ गया आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, या फिर हम बोले डुअल नेचर कॉन्सेप्ट। तो डी ब्रोगली ने कहा कि कोई भी अगर पार्टिकल, जैसे हम भी मूव करते हैं तो हमारा कुछ मास है, हम किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे साथ भी एक वेव एसोसिएट होकर चलती है। अब आप पीछे को अपने मुड़ के मत देखने लगना कि आपके पीछे कोई वेव तो नहीं एसोसिएट होकर चल रही है, क्योंकि हमारी वेलोसिटी और हमारी मास की वैल्यू बहुत कम होती है, उस वजह से आपको वो एसोसिएटेड वेव का पता नहीं चल पाए। ठीक है, वही वजह होती है कि आपको नहीं दिख पाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? ए मूविंग पार्टिकल has always get a wave associated with it है ना, and the particle is controlled by the wave in a manner similar to that in which
ए photon is controlled by waves, is controlled by waves। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का प्रूफ ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है ना, या डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट का प्रूफ क्या है, कैसे ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को और किस टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लिखेंगे ए लाइट wave of frequency, a light wave of frequency nu is associated with a photon of energy E। मतलब एक लाइट वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, वो एसोसिएट है एक फोटोन के साथ जिसकी एनर्जी ई है। ठीक है, given by the Planck's relation S। मतलब जो वेव एसोसिएट है न्यू फ्रीक्वेंसी की एक फोटोन के साथ, अगर हम उसकी एनर्जी फाइंड आउट करें तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, E इक्वल्स टू एच न्यू। तुम्हें पता है कि कोई भी फोटोन है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, एच सी। ठीक है, अगर वो सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहाँ पर न्यू फ्रीक्वेंसी है तो एच न्यू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। वाइल, आगे हम देखते हैं वाइल अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स theorem of relativity a mass small n of a particle is equivalent to a amount of energy जो है E एज। इस फॉर्म में अगर हम देखें आइंस्टीन के थ्योरम के अकॉर्डिंग जो रिलेटिविटी की कहती है इक्वल्स टू mc स्क्वायर। ठीक, तो डी ब्रोगली एज्यूम, इसके बाद लिखेंगे डी ब्रोगली एज्यूम्ड m to be a mass of the photon of energy h nu, which moves with the velocity of light, c, that is h nu equals to mc स्क्वायर। मतलब अगर हम इन दोनों एनर्जीज को एक साथ देखें तो हम लिख सकते हैं कि h nu इक्वल्स टू mc का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इक्वेशन जो पहले हमने कंडीशन लिखी और जो दूसरी एनर्जी के लिए लिखी, उन दोनों को हमने इक्वल कर दिया। तो अभी लिखेंगे इफ p is the momentum of photon then p इक्वल्स टू एम सी। ये आपका मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ एम सी डॉट सी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी डॉट सी। ठीक है, और चूंकि न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सी अपॉन एम होता है, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे और फाइनली वी गेट सी की जगह अगर हम पुट करते हैं यहाँ से क्या, पी न्यू लैम्डा। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो एच न्यू इक्वल्स टू पी न्यू लैम्डा, न्यू से न्यू कैंसिल आउट, देन यू गेट द लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। ठीक है, ये आपका आ गया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस फॉर्मूला। ये आपने प्रूफ कर दिया है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला। ये होगी आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ,
जो एक मूविंग पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट होकर चलती है उसकी वेवलेंथ। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। अगर हम इसी को और टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो क्या होगी, इफ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v, देन क्या होगा, p इक्वल्स टू एम वी हो जाएगा, है ना। देन लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी रहेगा। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको किसी पार्टिकल का मास दिया हुआ है और किसी पार्टिकल की वेलोसिटी v दी हुई है, तो आप यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो उस पार्टिकल से जो वेव एसोसिएट होगी उसकी सॉरी वेवलेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक फॉर्म में और लिखे तो इफ कैपिटल ई इज द काइनेटिक एनर्जी, अगर हम काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं ऑफ द मटेरियल ऑफ द पार्टिकल, देन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। तो अगर मैं एम से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो एम से नीचे भी मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो एम डॉट वी क्या है, पी है, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m आपको यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ से अगर मैं पी की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्मॉल एम ई, सॉरी, तो ये हो जाएगी। अब न्यू वेवलेंथ का फॉर्मूला यहाँ पर वेव का आ जाएगा एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्मॉल एम सॉरी कैपिटल ई। तो अगर आपको किसी पार्टिकल का मास दिया हुआ है और उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या इस फॉर्मूले की हेल्प से वेवलेंथ उसके साथ जो वेव एसोसिएट है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर वाइल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इज सॉरी इक्वल्स टू क्यू वी। अगर चार्ज पार्टिकल की एनर्जी काइनेटिक हम देखें तो वो क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू क्यू बी। तो अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ इसको, तो इस फॉर्म में भी आपको वेवलेंथ मिल सकती है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्मॉल एम क्यू वी। तो ये एक फॉर्मूला ये हो जाएगा वेवलेंथ फाइंड आउट करने का। ये सब फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पर आपको काम आएंगे। ठीक है, और अगर मास रेस्ट मास है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 एम नॉट क्यू वी। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं रेस्ट मास की फॉर्म। आई होप इसको जो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है आपको उसका पता चल गया है। कैसे आप इसको प्रूफ करेंगे, कैसे वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे डी ब्रोगली की, ये आपको पता चल गया। डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में आपकी वेवलेंथ हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ब्रोगली की प्रॉपर्टीज क्या आती हैं वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्रोगली मैटर वेव। एक वर्ड और मैंने यहाँ पर यूज कर दिया, मैटर वेव्स। यानी कि जो डी ब्रोगली ने कॉन्सेप्ट दिया है डुअल नेचर का, कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होकर चलेगी, तो वो जो वेव है उसको नाम दिया गया मैटर वेव। तो उनकी प्रॉपर्टी क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेता हूँ, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी या फिर एच अपॉन एम वी। यानी कि किसी वेलोसिटी के साथ कोई मास मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होकर चलेगी, दैट्स कॉल्ड द मैटर वेव। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहली प्रॉपर्टी कहती है डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड, डी ब्रोगली wavelength associated with moving moving lighter particle। यहाँ पे लाइटर पार्टिकल मतलब कि उसका मास बहुत कम है, इज ग्रेटर देन द wavelength associated with the heavier particle, wavelength associated with the heavier particle। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है, यानी कि पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई वेव स्मॉल एम मास के साथ एसोसिएट होकर चल रही है और कोई वेव कैपिटल एम मास के साथ एसोसिएट होकर चलती है, तो उन वेव्स में जो वेवलेंथ होगी वो जो लाइटर मास है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी कंपेयर टू द हेवियर, यानी कि लैम्डा स्मॉल एम ग्रेटर देन लैम्डा कैपिटल एम। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, डी ब्रोगली
de Broglie wavelength associated with slow moving particle is greater than the wave associated with fast moving particle। क्या आप देख रहे होंगे जो दोनों टर्म्स आपकी अपॉन में है, अगर वो ज्यादा होंगी तो लैम्डा की वैल्यू, यानी कि अगर ये दोनों टर्म्स इंक्रीज हो रही हैं तो लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज होगी, और अगर ये वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं तो लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थी आपकी दो जो इस डी ब्रोगली मैटर वेव से फाइंड आउट। ठीक है, आगे आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली wavelength for a particle at rest, that is रेस्ट में है तो मतलब v की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, is infinitely and for a particle moving with infinite velocity, that is v equals to infinite, then it is 0। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल v इक्वल्स टू 0 यानी कि पार्टिकल रेस्ट में है तो दैट मीन्स इनफाइनाइट वेवलेंथ होगी। इनफाइनाइट मतलब कुछ भी वेवलेंथ वहां पर नहीं होगी, आप उसको मेजर नहीं कर सकती। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है इनफाइनाइट वेलोसिटी के साथ, दैट मीन्स v की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो उसके साथ जो वेव एसोसिएट होकर चल रही है उसकी वेवलेंथ क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है? दिस इंडिकेट्स दैट द मैटर waves are generated only when the material particle is in motion, when the material या फिर particle is in motion, यानी कि जब मोशन में है तभी मैटर वेव आपका एसोसिएट होगा। क्लियर है? तो ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं डी ब्रोगली मैटर वेव की, जो एक पार्टिकल के साथ एसोसिएट होकर चलेंगी अगर कोई पार्टिकल m मास का मूव कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर v वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो ये आपका डी ब्रोगली वाला सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है, हमने 3 पार्ट्स में ब्रेक करके डी ब्रोगली को पढ़ लिया। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से जो लैम्डा है वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, फिर उस मैटर वेव की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, ये तीनों चीजें हमने